हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है हम उसे कवर कर रहे हैं और इस पॉलिटिकल का नाम है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 1 कवर करवा चुकी हूँ और यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करवा चुकी हूँ। एंड हमारी यूनिट 2 भी कवर है और यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें भी मैं कवर करवा चुकी हूँ। आज हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग यूनिट 3 को देख लेते हैं कि यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट 3 है और यूनिट 3 का नाम है राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे। यानी हम इसमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो वाद विवाद के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप इस चैप्टर को का पार्ट और खा पार्ट में देख सकते हैं। जिसमें आप पहला जो हमारा पार्ट है का, वो है हमारा सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत, और जो हमारा खा पार्ट है वो है सार्वजनिक बनाम निजी बहस, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सेंसरशिप और इसकी सीमाएं। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर एक एक करके हम इन दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत को। चलिए इसको देख लेते हैं। सुरक्षात्मक भेदभाव क्या होता है? सुरक्षात्मक भेदभाव का तात्पर्य उन नीतियों और उपायों से है जो समाज के उन वर्गों के लिए अपनाई जाती हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े होते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे ऐसे वर्गों के लिए यूज़ किया जाए जो कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हों, तो उनके लिए सुरक्षात्मक भेदभाव, सुरक्षात्मक नीतियों को देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य समाज में व्यापक असमानताओं को दूर करना। निष्पक्षता का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हर किसी को समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग कुछ भी हो। यानी सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान सुविधाएं मिलें, चाहे उनकी जो जाति है या धर्म है या लिंग है कुछ भी हो। यह दो वो महत्वपूर्ण सिद्धांत भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में उन समूहों की मदद के लिए लागू किए जाते हैं जो किसी विशेष पहचान, जाति जैसे जाति, लिंग या वर्ग के कारण सामाजिक सीढ़ी के निचले स्तर पर हैं। यानी ऐसी चीज़ें उन वर्गों के लिए यूज़ की जाती हैं या उन जाति या उस वर्ग के लिए यूज़ की जाती है जो कि समाज में बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ST, SC, OBC, इनको थोड़ा सा आरक्षण दिया जाता है जो कि इन समुदायों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब हम इस चैप्टर में पूरे ही डिटेल में इनको जानने वाले हैं किस तरह से। चलिए देख लेते हैं। भारत में जाति ऐसी ही एक पहचान है जो सामाजिक असमानताओं को प्रमुख कारण रही है। यानी जो जाति है वो भी सामाजिक असमानताओं का प्रमुख कारण रही है भारत जैसे देश में। इस असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ सुरक्षात्मक उपायों को बनाया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सभी सुरक्षात्मक और निष्पक्षता के सिद्धांत लागू किए, क्योंकि इन्हें भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अदृश्य माना गया था। यानी देखिए, हमारे समुदायों में या फिर ये कहें हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अदृश्य माना गया है, जिसमें से महिलाएं भी हैं। उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको तो अनदेखा किया जाता है। तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में इन लोगों की स्थिति बनाने के लिए थोड़े से विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इस विषय में विशेष रूप से भारत में जातिगत असमानताओं और उनके निर्वहन के लिए उठाए गए संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अब कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं? जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं, भारत में जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक और सैद्धांतिक अन्वेषण। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, जातिगत असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान द्वारा लागू किए गए उपाय। कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि भारत में संविधान द्वारा लागू किए गए हैं जाति व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, महिलाओं के लिए लागू सुरक्षात्मक और निष्पक्षता कार्यक्रम, और इससे जाति और लिंग के अंतविरोधी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारत में जाति व्यवस्था सैद्धांतिक अन्वेषण। अब हम देखेंगे भारत में जो जाति व्यवस्था है और सैद्धांतिक अन्वेषण है वो किस तरह से है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं,
जी.एस. घुर्ये 1932 के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी जी.एस. घुर्ये के अनुसार इन्होंने कुछ जाति व्यवस्था की विशेषता बताई थी। इनके अनुसार पहली है पदानुक्रम। जाति के बीच एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम होते हैं, यानी ये पद के अनुसार देखी जा सकती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर भोजन पर प्रतिबंध। एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के साथ भोजन नहीं कर सकते। खासकर अगर आप हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आपने ये देखा होगा, जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं वो शूद्र के साथ नहीं खाते। तो ये जो है वो अंतरजाति भोजन या फिर अंतरजाति को दिखाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध। अलग अलग जातियों के बीच विवाह पर रोक होती है। यानी अगर आप किसी और कास्ट के हो और किसी और कास्ट में शादी करना चाहो तो वो विवाह पर जो प्रतिबंध होते हैं, रोक होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है, यानी हर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको सीमित किया जाता है जाति व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो समाज का खंड विभाजन। जाति के आधार पर समाज का विभाजन होता है, यानी जाति के आधार पर हम समाज का विभाजन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। इनके अनुसार देख लेते हैं 1936 में जाति व्यवस्था को राष्ट्र के विकास में बाधा माना। यानी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को राष्ट्र के विकास में एक बाधा के रूप में बताया था। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 38 को जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से तैयार किया। और वी.आर. अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण करवाया या निर्माण किया उस टाइम पे अनुच्छेद 15 एंड 38 को विशेष रूप से जो जाति भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बावजूद इसके जाति व्यवस्था भारतीय समाज में मजबूत बनी रही। राजनीतिक और सामाजिक कारणों से यह प्रणाली कायम रही। यानी देखिए ये संविधान में बना तो दिए गए, लेकिन इसके बाद भी हम कह सकते हैं जो जाति व्यवस्था है वो समाज में कायम रही, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी जो प्रणाली हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली हैं, उसकी वजह से हम जाति व्यवस्था को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी और जाति वर्ग का अंतर। अब हम ओबीसी के बारे में और जो जातीय वर्ग में अंतर होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण नीति लागू की गई, तब यह नीति अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए नहीं थी। यानी सबसे पहले एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है वो कर दिया गया था, पर ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षण नहीं था। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण ओबीसी को भी आरक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई, और समाज में जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक दबाव होता है उसको देखकर ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए, इस बात पर इन पर थोड़ा सा जोर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार था कि वह ओबीसी की पहचान के लिए आयोग का गठन करे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1933 ने ओबीसी की पहचान के लिए 4 मुख्य मापदंड निर्धारित किए, जिसमें शिक्षा की कमी, सरकारी सेवाओं में कमी, प्रतिनिधित्व और सामाजिक पिछड़ापन प्रमुख थे। यानी देखिए सबसे पहले जो आयोग बनाया गया था ओबीसी के लिए वो 1935 में बनाया गया था, जिसका नाम पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, और इसके अंतर्गत 3 प्रमुख चीज़ों को रखा गया था जो ओबीसी को अन्य से अलग करती है। तो वो 3 जो थी, वो पहला था शिक्षा में कमी, दूसरा था सरकारी जो सेवाएं होती हैं उनमें कमी, और तीसरा था सामाजिक पिछड़ेपन की। ठीक है, इन सभी के आधार पर ओबीसी को अलग और थोड़ा सा आरक्षण देने की बात की गई थी। इस आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इसे राजनीतिक कारणों से तत्काल लागू नहीं किया गया। यानी इस आयोग ने सिफारिश की कि हाँ ओबीसी को भी कुछ अधिकार होनी चाहिए, पर वो लागू नहीं हो पाया था। फिर मंडल आयोग ने 1979 में ओबीसी के लिए आरक्षण की नीतियों को लागू कर दिया, और फाइनली जो ओबीसी की आरक्षण की नीतियां होती हैं उनको लागू 1979 में किया गया मंडल आयोग के द्वारा। इस आयोग ने ओबीसी की पहचान के लिए जातिगत मापदंडों का उपयोग किया और समाज में उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आरक्षण की सिफारिश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, हालांकि ओबीसी की परिभाषा और उनके पिछड़ेपन को मापने के लिए तरीके पर बहुत बहस हुई थी। ठीक है,
अब हम देखेंगे न्यायालय और ओबीसी का आरक्षण। किस तरह से न्यायालय और ओबीसी का आरक्षण होता है। भारतीय न्यायपालिका ने ओबीसी के आरक्षण नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न मामलों में न्यायालयों ने जाति को एक सामाजिक वर्ग के रूप में मान्यता दी और इसे ओबीसी के आरक्षण का आधार माना था। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं माइनर पी राजेंद्र बनाम मद्रास राज्य 1968 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक जाति भी नागरिकों का एक वर्ग हो सकता है। इसी प्रकार एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1962 में न्यायालय ने कहा कि जाति पिछड़ेपन को मापने के लिए एक प्रासंगिक मापदंड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मापदंड नहीं माना जा सकता। लेकिन देखिए ये जो है ये पिछड़ेपन का मापदंड हो सकता है, प्रासंगिकता का मापदंड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई और अन्य मापदंड नहीं हो सकता। ठीक है, न्यायालयों ने यह भी सिफारिश की कि ओबीसी की सूची और उनके लिए आरक्षण नीतियों की ही समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वास्तविक रूप से पिछड़े वर्गों को उसका लाभ मिल सके। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस प्रकार सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत भारत में जातिगत असमानताओं और ओबीसी के उत्थान के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में काम करती हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये जो नीतियां हैं, ये जो थोड़ी सी आरक्षण है, ये ओबीसी और अन्य जितने भी वर्ग हैं उनके उत्थान, उनको आगे बढ़ाने के काम में सहायता करती हैं ताकि उनका उत्थान हो सके, वो भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे न्यायालय एवं ओबीसी आरक्षण किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। न्यायालय ने यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जाति को आरक्षण के लिए वर्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। विभिन्न मामलों में आंदोलनों ने ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति आधारित आरक्षण का समर्थन किया। यानी देखिए जो हमारे न्यायालय होते हैं उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया या फिर ये कहें सोच विचार किया कि जो जातीय आधार पर हमें आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और ज़्यादातर जितने भी हमारे समुदाय हैं या फिर जितनी भी हमारी संस्थान हैं उन्होंने सभी ने समर्थन किया कि हाँ इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं माइनर पी राजेंद्र बनाम मद्रास राज्य 1968 ने भी इसका समर्थन किया था। में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जाति एक वर्ग हो सकता है। इसका मतलब है कि जाति को एक समूह के रूप में देखा जा सकता है जिसमें सामान्य विशेषताएं होती हैं। अदालत ने कहा कि किसी जाति को पिछड़ा मानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हो। यानी अदालत ने भी ये कहा कि अगर हम किसी जाति को पिछड़ा कह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप में ही पिछड़ी हो, वो आर्थिक रूप में या फिर अन्य किसी और रूप में भी पिछड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं हालांकि आंध्र प्रदेश बनाम यूएसवी बालाराम मामले 1972 में अदालत ने कहा कि किसी जाति में अगर कुछ लोग अन्य उन्नत हो फिर भी वह जाति पिछड़ी मानी जा सकती है। यानी इस टाइम पे 1972 में कहा था अदालत ने कि अगर उस जाति में कुछ लोग उच्च हैं और बहुत सारे लोग निम्न हैं तो भी उस जाति को हम पिछड़े वर्ग में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1962 में अदालत ने कहा कि जाति पिछड़ेपन का एक कारण हो सकती है लेकिन यह अकेला मापदंड नहीं हो सकती। इस फैसले के बाद कुछ समय के लिए आरक्षण के आधार पर लिए गए निर्णयों को चुनौती दी गई, विशेषकर उन मामलों में जहां केवल जाति को ही मापदंड माना जाता है। यानी देखिए जब आरक्षण हो गया तो उसके बाद में जो आरक्षण के बाद में नीतियां बनाई गई या फिर कुछ कानून बनाए गए उनको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे आरक्षण की प्रतिशत सीमा पर विवाद था, खासकर जब यह 50% से अधिक हो जाती था। यानी देखिए आरक्षण की जो प्रतिशत थी उस पर विवाद रहता था और जब ये 50% से अधिक हो जाती थी तो विवाद और ज़्यादा बढ़ जाता था। न्यायालयों ने यह भी निर्देश दिया कि ओबीसी की वास्तविक स्थिति को समय समय पर आकलन और समीक्षा होनी चाहिए। आंदोलन ने ओबीसी वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी। यानी देखिए ये जो
ओबीसी कास्ट होती है या ये कहें ओबीसी समूह होता है, उसमें जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसको समय समय पर जांचने की भी अदालत ने बात की, ताकि उनका जो उपवर्गीकरण है वो किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल समृद्ध के ही आरक्षण का लाभ न उठाएं और क्रीमी लेयर उन्नत वर्ग को आरक्षण से बाहर रखा जाए। यानी देखिए, समय समय पर उनकी जांच करना और उनके देखना कि कहीं ऐसा ना हो जो उन्नत वर्ग है या फिर ये कहें उन्नत व्यक्ति हैं वो ही उसका लाभ उठाएं और किसी को लाभ ना मिले, तो इसलिए उसकी जांच पर भी जोर दिया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, एन.एम. थॉमस मामले में अदालत ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को मजबूत किया, जिससे उच्च आय वाले लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। और इस मामले में अदालत ने कहा, जिसकी भी उच्च आय होगी यानी जिसकी आय जो है वो अच्छी होगी, वो इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएंगे या इन सारे जो आरक्षण हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अशोक कुमार ठाकुर मामले में न्यायालय ने कहा कि एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति पर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होगी, और सिर्फ ये जो लेयर की अवधारणा है यानी क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है वो सिर्फ ओबीसी वालों पर लागू होती है और एससी और एसटी पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण नीतियों ने राजनीतिक क्षेत्र में पुनः प्रवेश किया। इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जाति और सामाजिक वर्ग एक ही हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, इस फैसले ने 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की पहल को भी प्रभावित किया, और इस तरह से 1991 में पहले जो हमारे आर्थिक आधार होते हैं उन पर ही आरक्षण देने की बात कर दी गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे महिला जाति एवं आरक्षण, किस तरह से महिला और जाति और आरक्षण को हम देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। महिला की राजनीतिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण बहस बहस का विषय रही है। महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए कई नारीवादी आंदोलनों का उदय हुआ। इतिहास में महिलाओं को राजनीति से दूर रखने के लिए विभिन्न तर्क दिए गए, जैसे कि प्राकृतिक बनाम संस्कृति का विचार, जिसमें महिलाओं को केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित रखा गया है। यानी देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी नीतियाँ या फिर ये कहें आंदोलन चले, जैसे कि आप लिख सकते हैं नारीवादी आंदोलन। लेकिन महिलाओं को राजनीति से हमेशा दूर रखने का प्रयास किया गया है। हमेशा जो राजनीति है उसको महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हमारे इतिहास में भी यही चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें तो प्राकृतिक बनाम संस्कृति के जो विचार हैं उनको लिख सकते हैं। उसमें महिलाओं की जो स्थिति है या महिलाओं का जो क्षेत्र है वो सिर्फ घरेलू क्षेत्र को माना जाता है, और उसके अलावा जो राजनीतिक क्षेत्र है उसको बिल्कुल भी नहीं माना जाता। तो इसलिए महिलाओं को दूर रखा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों का विशेष अधिकार माना गया, क्योंकि पुरुषों ने सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकार जमाया, जबकि महिलाओं की भूमिका मातृत्व और शैक्षणिक जैसी घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थी। इसके परिणाम स्वरूप भले ही महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला गया, लेकिन वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पीछे रह गईं। यानी देखिए, जो पुरुष होते हैं उनको अधिक विशेष अधिकार दिए गए थे राजनीति में, और पुरुषों को ही राजनीति के काबिल माना जाता था, और महिलाओं की जो भूमि थी या महिलाओं की जो दायरा था वो सिर्फ घर का, घरेलू जिम्मेदारियां, बस इतना, और शिक्षा ग्रहण करना, बस इतना। और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट का अधिकार दे दिया गया था, पर चुनावों में खड़े होना या राजनीतिक प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं था। महिलाओं ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कोटा की मांग उठाई। नारीवादी विचारों को, जैसे कि एनी स्लीव्स ने राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना। स्लिप्स ने कहा कि लोकतंत्र में केवल विचारों की नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि महिलाएं अपनी अनुभवों के आधार पर नीतियों में अधिक प्रभावी योगदान दे सकती हैं। यानी देखिए, जो महिलाएं थीं उन्होंने अपनी राजनीति यानी देखिए जो महिलाएं थीं उन्होंने राजनीति में अपने आप को प्रवेश करने के लिए एक कोटे की मांग की, और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो है एनी फिलिप्स। इनका कहना था कि जो महिलाएं हैं वो लोकतंत्र में सिर्फ अपने विचारों के ही नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व को भी जाहिर करने का एक मौका देता है लोकतंत्र, और महिलाओं के जो अनुभव हैं, जो उनकी स्थिति हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नीतियाँ बना पाएंगी। तो इसलिए महिलाओं को भी राजनीति में थोड़ा सा हमें स्पेस देना चाहिए या फिर उन्हें भी भागीदार बनाना चाहिए। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे। आगे हम देखेंगे
आइरिस एम यंग ने महिलाओं के लिए कोटे का समर्थन करते हुए कहा कि अगर महिलाओं को राजनीतिक शक्ति मिलेगी तो वह सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को चयन करेंगी। यंग ने कोटों को न केवल एक राजनीतिक आवश्यकता बल्कि सामाजिक न्याय का एक साधन भी माना। यानी जो यंग हैं उनका कहना है कि जो महिला हैं अगर वो राजनीति में आएंगी तो जो हमारे सामाजिक और लैंगिक भेदभाव होते हैं उनको कम करेंगे, और जो यंग हैं उनका कहना आता है कि जो समाज है उसमें महिलाओं के लिए आवश्यक है कि कोटे दिए जाएं। ठीक है, महिलाओं के लिए कोटों की आवश्यकता पर सहमति बन गई क्योंकि यह महिलाओं के उत्पीड़न को चुनौती देने और समाज में उनके मुद्दों को प्रमुखता देने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जन का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण था, जिसमें कहा गया कि राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त उपस्थिति जैसे 30% ही वास्तविक बदलाव ला सकती है। यानी इसके अंतर्गत कहा गया कि महत्वपूर्ण जन के अंतर्गत कहा गया कि महिलाओं की जो स्थिति है अगर हम उन्हें 30% ही दें तो भी समाज में हम परिवर्तन देख सकते हैं। इसीलिए हमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा सा प्रेरित करना चाहिए। अब हम देखेंगे जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, यानी जो जॉन रॉल्स हैं उनका न्याय सिद्धांत को देख लेते हैं। अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी, में न्याय से संबंधित विचार दिए। रॉल्स का सिद्धांत उदारवादी परंपरा का समर्थन करता है, लेकिन यह कल्याणकारी राज्य की कल्पना पर आधारित है। यानी देखिए ये जो है ये एक अमेरिका के सिद्धांतकार हैं जॉन रॉल्स, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये जो है ये उदारवादी परंपरा का समर्थन करते हैं, लेकिन इनकी जो बुक है या इनके जो या इनके जो विचार हैं वो एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करते हैं। ठीक है, रॉल्स ने सामाजिक समझौते और वितरणात्मक न्याय की अवधारणाओं पर अपनी सिद्धांत की रचना की। उन्होंने सामाजिक संसाधनों जैसे आय, संपत्ति और अधिकारों को न्यायपूर्ण तरीके से वितरित करने की वकालत की। उन्होंने मूल स्थिति की अवधारणा दी जहां लोग अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से अनजान होते हैं और बिना किसी पक्षपात के न्याय के नियमों का चुनाव करते हैं। ठीक है, इस स्थिति में लोग अपने हितों की चिंता करते हैं लेकिन अहवादी नहीं होते। रॉल्स के अनुसार न्याय के सिद्धांत इस प्रकार होंगे, यानी रॉल्स के अनुसार कुछ न्याय के सिद्धांत दे रखे हैं। पहला आप लिख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं ऐसी होनी चाहिए कि हिम्मत स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो सके। ठीक है, रॉल्स का सिद्धांत समाज में सबसे कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए था और यह न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित था। यानी जो सबसे कमजोर वर्ग होता है उसके हितों के लिए काम करता था और न्यायपूर्ण वितरण की बात करता था। जॉन्स का सिद्धांत, ठीक है, रॉल्स का सिद्धांत। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना के। रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसकी आलोचना कई आधारों पर की जाती है। जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं, समुदायवादियों की आलोचना। किस तरह से? पहला आप इसमें लिख सकते हैं, व्यक्तिवाद बनाम समुदायवाद। समुदायवादी विचारों को का मानना था कि रॉल्स का व्यक्ति पर केंद्र सिद्धांत व्यवहारिक और अंतर्तार्किक है। वह तर्क देते हैं कि न्याय की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। अलग अलग समूह और समुदायों के लिए न्याय की अवधारणा भी भिन्न भिन्न होती है। यानी इनका मानना है कि जो रॉल्स का सिद्धांत है वो सभी के लिए एक समान है, पर अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग न्याय की जो परिभाषा है या न्याय की जो भावना है वो अलग अलग हो सकती है, सभी के लिए समान नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, समुदाय का महत्व। किस तरह से? चलिए देख, सामुदायिक व्यक्ति स्वतंत्रता के बजाय सामूहिक पहचान पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति की पहचान और व्यक्तित्व समुदाय से ही होता है। उदाहरण के लिए मैकटायर और माइकल वॉलिजर दोनों ही कहते हैं कि न्याय की कोई संवैधानिक नियम नहीं हो सकता और न्याय की परिभाषा समुदाय की मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिए। यानी इनका मानना था कि जो हमारा समुदाय है वही इम्पोर्टेंट है, हमारी स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे समुदाय से ही हमारी पहचान होती है। हमारी पर्टिकुलर या अकेले कोई पहचान नहीं होती, जो भी है वो हमारा समुदाय है। इसीलिए भी इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है हमारा नारीवादियों की आलोचना। किस तरह से नारीवादियों की आलोचना की जाती है? चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं,
परिवार में असमानताएं। नारीवादी विचारकों जैसे सुसेन मॉलर ओकीन ने रॉल्स के सिद्धांत आलोचना की कि यह परिवार के भीतर मौजूद असमानताओं और अन्याय पर ध्यान नहीं देते। वह मानते हैं कि परिवार की आंतरिक संरचना का विश्लेषण किए बिना न्याय की व्यापकता पर विचार करना अधूरा है। नारीवादी विचारधाराओं पर्सनल इज पॉलिटिकल के सिद्धांत को अपनाते हुए रॉल्स की आलोचना करते हैं कि वह परिवार के भीतर लिंग आधारित असमानताओं पर ध्यान नहीं देते। यानी देखिए जो है ये परिवार के जो भीतर की जो असमानता है या फिर लिंग आधारित असमानता हम परिवारों में देख सकते हैं, वो जो रॉल्स का सिद्धांत है वो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। इसकी वजह से भी इसकी आलोचना की जाती है। इनके जो सिद्धांत है उसकी आलोचना हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं अमर्त्य सेन की आलोचना। किस तरह से अमर्त्य सेन भी इसकी आलोचना करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं क्षमताओं का सिद्धांत। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में रॉल्स के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। उनका कहना है कि समान संसाधनों के बावजूद स्वतंत्रता का वास्तविक रूप प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। सेना के अनुसार केवल संसाधनों समान वितरण न्याय नहीं है, बल्कि व्यक्ति की क्षमता और परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आप लिख सकते हैं समष्टिवादियों की आलोचना। किस तरह से, चलिए इसमें आप लिख सकते हैं संपत्तिशाली वर्ग का समर्थन। समष्टिवादियों का मानना है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने में प्रभावी नहीं है। उनके अनुसार रॉल्स का समान अवसर का सिद्धांत भी धनी और गरीब वर्गों के बीच खाई को पाटने में समक्ष नहीं है। यानी इनका मानना था कि जो धनी लोग होते हैं और जो कमजोर लोग होते हैं उनकी जो असमानता है उनको बांटने का, उनकी जो खाई है उसको बांटने का भी ये काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्चात्रवादियों की आलोचना। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। सर्वोच्चात्रवादी विचारक जैसे नाजिक रॉल्स की समानता पर अत्यधिक जोर देने की आलोचना करते हैं। वह मानते हैं कि रॉल्स का भेदमूलक सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। उनका तर्क है कि अधिक योग्य प्रतिभाशाली लोगों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से रोका नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि समाज में अन्य लोग लाभान्वित होंगे। यानी देखिए जो रॉल्स है उनका जो भेदमूलक सिद्धांत है उसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस पर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना विकास कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार तो वो उस चीज़ को रोकते हैं ताकि पूरा जो समाज है वो इक्वल हो सके, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसी वजह से ये इनका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादियों की आलोचना। अब देखेंगे मार्क्सवादियों की आलोचना किस तरह से की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं वर्ग संघ का अभाव। मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि रॉल्स का सिद्धांत वर्ग संघ और आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। उनका तर्क है कि रॉल्स द्वारा प्रस्तुत मूल स्थिति जैसे काल्पनिक स्थिति को न्याय के सिद्धांत तय करना यथार्थ से दूर है। उनके अनुसार न्याय को समझने के लिए वर्ग संघ और स्वामित्व की पद्धतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी ये जो है ये कल्पना में ही विचार करते हैं और जो यथार्थ है उससे दूर रखा जाता है इस विचार को, इसी वजह से इसका जो आलोचना है वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सार्वजनिक बनाम निजी बहस नारीवादी परिप्रेक्ष्य, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी वीडियो नंबर 2 में। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है अगर आप उसकी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड आप हमारे ऐप के माध्यम से जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है सारे ही नोट्स देख सकते हैं और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।